डिजाइन एज स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ये 3 दिन स्पेशल सेशन बुलाया गया था दिल्ली में पार्लियामेंट का। और मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वप्न जो है महिला सशक्तिकरण का, उसे कैसे पूर्ण किया जाए, किस प्रकार से हमारे राज्यों के विधानसभा में और हमारे लोकसभा में 33% आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन हमारी माताओं को और हमारी बहनों को दिया जाए। महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन संशोधन 131st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने नारी शक्ति वंदन संशोधन क्यों कहा? मैंने नारी शक्ति वंदन संशोधन इसलिए कहा क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 सितंबर में नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में पारित किया था। उसमें संशोधन करके, उसमें अमेंडमेंट करके किस प्रकार से 2029 के इलेक्शन से लोकसभा और विधानसभा में ये 33% आरक्षण हो सके, उसके लिए 131st अमेंडमेंट लाया गया था। मगर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 दिन के डिस्कशन के पश्चात भी, जिसमें सभी सांसदों ने भाग लिया, पूरा डिस्कशन हुआ, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, माननीय गृह मंत्री जी ने भी पूरे विषय को स्पष्टता के साथ रखा, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी, इस प्रकार का जो इंडी गठबंधन है, इंडी अलायंस है, इन्होंने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया और उसे गिरा दिया। द इंडी अलायंस लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू सी टू इट that the women reservation in the parliament, that is the Lok Sabha, 33% reservation in Lok Sabha, and women reservation in the Vidhan Sabhas, 33%, that was stalled. The 131st amendment to the constitution was stalled, and this is a typical Congress mentality. यह एक नारी विरोधी प्रदर्शन था और यह कांग्रेस की मानसिकता है। विपक्षियों की यह जो मानसिकता है, इससे पूरी तरह से आज देशवासी और खास करके महिलाएं नाराज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कहानी कोई आज की नहीं है। 30 वर्ष महिलाओं को देश की राजनीति में आरक्षण के माध्यम से उनका सशक्तिकरण हो, उसके लिए प्रयास चल रहा है। Since the last 30 years, this effort of reservation of women is going on in the parliament. पर हर बार कांग्रेस और कांग्रेस की साथियां ये लेकिन, किंतु, परंतु, बट, व्हाट इफ, ये सब शब्दों का इस्तेमाल करके टेक्निकलिटी के माध्यम से ये महिला आरक्षण नहीं होने देते हैं। 1996 में पहली बार देवेगौड़ा जी की सरकार में यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था, मगर समाजवादी इत्यादि सबके समर्थन नहीं होने के कारण यह एक कमेटी को गया था। कमेटी का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार गिर गई। फिर 1998 से 2010 तक अनेकों बार प्रयास किया गया और इसमें आप देखिए 1998 से वाजपेयी जी की सरकार ने 4 बार इसे लाने का प्रयास किया, मगर हर बार कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल, उन सभी ने इस बिल का अपोज किया, इस बिल के विरोध में वो खड़े हुए। समाजवादी पार्टी इत्यादि तो वेल में भी उतर के आ गए, उनके कुछ सदस्यों ने बिल को फाड़ भी दिया। मुझे याद है सुरेंद्र यादव जी ने बिल के कॉपी को पार्लियामेंट में फाड़ा था। तो इस प्रकार से इस बिल को बार बार रोका गया।
इस बार भी जो सबसे दुखद विषय है, द मोस्ट, आई वुड से मोस्ट unwanted issue, misleading issue, which the opposition and the Congress party tried to raise this time, was trying to create a north-south divide. इस बार भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने झूठ से कहा, झूठ मूठ कहा कि यदि यह बिल पास होगा तो साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, यदि यह बिल पास होगा तो साउथ इंडिया की सीटें कम हो जाएंगी और नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़ जाएंगी। मगर आज मैं पूरा हिसाब लेकर आया हूं और पूरे हिसाब के साथ आपको बताऊंगा जो विषय माननीय अमित शाह जी ने पूरे कैलकुलेशन के साथ रखा कि कैसे साउथ को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। इस बिल में एक प्रावधान किया गया था और जिसके विषय में गृह मंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया कि जब सीट बढ़ाना है, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हम डिलिमिटेशन लाएंगे, सीट बढ़ाएंगे और 816 सीटें राज्यों के लिए, 35 सीटें यूनियन टेरिटरी के लिए, कुल मिला के 850 सीटें पार्लियामेंट की अर्थात लोकसभा की हो जाएगी। 50% सीट प्रत्येक राज्य का प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा, किसी राज्य का कम नहीं होगा, 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। अभी जो हमारे 5 दक्षिण के राज्य हैं, 5 साउथ इंडियन स्टेट्स, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, कुल मिलाकर इनके 129 सीट्स हैं। अगर डिलिमिटेशन होता, 131st अमेंडमेंट पारित हो जाता तो 129 सीट्स बढ़ करके 195 सीट्स हो जाती। मैं स्टेट वाइज बताता हूं, सबसे पहले तेलंगाना का बताता हूं। तेलंगाना में अभी लोकसभा में 17 सीट्स है, 17 सीट्स बढ़ करके 26 सीट हो जाती। 17 सीट्स बढ़ करके कितनी हो जाती? 26 सीटें हो जाती। 17 सीट का अर्थ है कि भारत के लोकसभा में तेलंगाना का रिप्रेजेंटेशन 3.13% है। ये बढ़ करके 3.18% हो जाता। अभी 17 सीट्स हैं, 3.13% बढ़ करके जब ये 26 सीट होती तो पूरे भारत में इसका प्रोपोर्शन 3.18% रहता, अर्थात 3.13 से बढ़ करके 2.18%, 3.18% होता। मगर इसे कांग्रेस पार्टी ने रोक लिया, इसे कांग्रेस पार्टी ने होने नहीं दिया। ठीक उसी प्रकार कर्नाटक में 28 सीटें हैं, ये बढ़ करके 42 हो जाती। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं जो बढ़ करके 38 हो जाती। तमिलनाडु में 39 सीट है जो बढ़ करके 59 हो जाती। केरलम में 20 सीट्स हैं जो बढ़ करके 30 हो जाती और सबके परसेंटेज भी उसी अनुरूप बढ़ जाते। कर्नाटक का परसेंटेज सेम रहता 5.15%, बढ़ने के बाद भी 5.15%। आंध्र प्रदेश का 4.60 से बढ़ के 4.65% होता। तमिलनाडु का 7.18% से बढ़ के 7.23% होता। केरलम का 3.68% से बढ़कर नहीं, समान रह के 3.68% ही रहता। अर्थात किसी प्रकार से कोई भी साउथ इंडियन स्टेट का रिप्रेजेंटेशन भारत के लोकसभा में कम नहीं होता अथवा बढ़ सकता था, जैसे तेलंगाना का बढ़ रहा है। मगर इसके बावजूद भी एक नॉर्थ साउथ डिवाइड करके इसे रोका गया। मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान की स्थिति में जो टोटल 5 साउथ इंडियन स्टेट है उनका रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज वाइज 23.76% है लोकसभा में, और अगर 816 सीट के मॉडल को फॉलो किया जाता तो वो बढ़ करके 23.90 अर्थात ऑलमोस्ट 24% हो जाती। 23.76 से 24%, जिसको कि कांग्रेस पार्टी ने रोका।
Congress party did not want the South Indian states to grow. Congress party prevented the higher representation of the South Indian states in the Indian Parliament by stalling the 131 constitutional amendment and by stopping reservation for women. ये केवल महिलाओं का आरक्षण नहीं रोका, ये महिलाओं के आरक्षण के रोकने के साथ साथ दक्षिण भारत के प्रतिनिधित्व को भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सहायक दलों ने कम किया है। प्रियंका वाड्रा जी को भी मैं सुन रहा था, आप सबने भी प्रियंका वाड्रा जी को सुना है। प्रियंका वाड्रा जी खड़ी होकर कह रही थी, मुस्कुराकर हंसकर कह रही थी कि ये सब भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन के लिए किया है, ये कहीं ना कहीं सीट को तोड़ना और मरोड़ना चाहते हैं। और वो मुस्कुराते हुए गृह मंत्री जी की तरफ देखते हुए कह रही थी कि यदि आज चाणक्य जिंदा होते तो चाणक्य भी चौंक जाते, चाणक्य भी चौंक जाते। मगर मैं प्रियंका वाड्रा जी को कहता हूं कि प्रियंका जी, यदि आज धनानंद जीवित होते, धनानंद जीवित होते तो धनानंद जी भी कहते, अच्छा ये 21वीं शताब्दी में 2026 में भारतवर्ष में मेरी जैसी पार्टी थी, नंद डायनास्टी, ठीक उसी प्रकार की एक पारिवारिक पार्टी बैठी हुई है, इसका नाम कांग्रेस पार्टी है। जैसे मेरी डायनास्टी थी धनानंद की करप्ट, वैसी ही करप्ट कांग्रेस बैठी हुई है। और फिर धनानंद सोचते कि मेरे ही जैसी कांग्रेस पार्टी है, मेरे ही जैसे राहुल गांधी हैं, इसीलिए चाणक्य फिर से आए हैं, क्योंकि धनानंद का फिर से आना हुआ है। जब जब धनानंद आएगा तब तब चाणक्य आएंगे, क्योंकि धनानंद जनता के लिए अच्छी नहीं है, धनानंद का शासन जनता के लिए अच्छी नहीं है। धनानंद को हटाने के लिए चाणक्य को आना अनिवार्य है। और याद रखें, चाणक्य हमेशा देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए सोचते हैं। उन्होंने एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी देश के विरोध में नहीं सोचा है। इसलिए प्रियंका जी, जब तक ये गांधी डायनास्टी नामक धनानंद डायनास्टी रहेगी, तब तब चाणक्य का आविर्भाव होगा और तब तब ये जो धनानंद का साम्राज्य है वो समाप्त होगा। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी जो पार्टीज थी, ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, इनमें एक समानता है, ये सब पारिवारिक पार्टी, ये सब परिवार के पार्टी हैं। अपने परिवार के लोगों को ही, महिलाओं को भी आगे बढ़ाना है तो केवल अपनी बहनों को, अपनी माताओं को और अपने घर की बेटियों को ही आगे बढ़ाते हैं। ये कोई महिला आरक्षण के नाम पे किसी भी और साधारण घर की महिला को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। अपने परिवार के दबदबा को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का काम कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों ने किया है। मैं तो यहां भी सुन रहा हूं और देख रहा हूं, यहां भी सम्मान नहीं है। कविता जी को देख लीजिए, मैं तो सुना कि शायद कविता जी अब पार्टी छोड़ चुकी हैं, काउंसिल से भी रिजाइन दे दिया है। अब घर के अंदर ही देखिए महिला का सम्मान नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से ये कांग्रेस पार्टी कभी भी, और जो उनके सहयोगी दल है, ये बीआरएस इत्यादि सब एक ही माइंडसेट के लोग हैं, ये कभी भी महिला और महिला के सम्मान के लिए इनकी लड़ाई नहीं होती। मैं यहां याद दिलाना चाहूंगा कि कहा गया कि ओबीसी आरक्षण देने से हम आपका साथ देंगे। अमित शाह जी ने भी कहा था, 1990 सितंबर के भाषण को सुनिए। राजीव गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा भाषण मंडल कमीशन में ओबीसी के विरोध में दिया था। On the floor of the parliament, Rajiv Gandhi ji, the then prime minister, Rajiv Gandhi in fact spoke against, he was not the prime minister, but he spoke against the OBC reservation on the floor of the parliament and against the Mandal commission.